नमस्कार, मैं हरिदत्त एग्जामपुर परिवार में अपने प्यारे शिष्यों का स्वागत करता हूं। प्यारे शिष्यों, आज आप लोगों के कमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपके कमेंट को मैं ले नहीं पा रहा हूं। यह बड़ी दुखद घटना है, लेकिन फिर भी क्या किया जाए, तकनीकी के साथ हमें इस बातों से समझौता करना पड़ता है। तो प्यारे शिष्यों, आज मेरे मन में था कि कुछ प्रश्नों को आपको कराया जाए। चूँकि मैंने आपको मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत पूरी मॉडर्न इंडिया 1740 से लेकर के 1947 तक और धर्म सुधार आंदोलन की चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं। तो आइए आज हम लोग कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे और यह भी देखेंगे कि यह प्रश्न कहां पर आया हुआ है। तो प्यारे शिष्यों, हम लोग देखेंगे आज कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए एक एक प्रश्न का व्यापक रूप से हम लोग चर्चा आपसे करते हुए चलते हैं। और आज का पहला जो प्रश्न आपका स्टार्ट होता है, यह आपको दिया है प्रश्न नंबर 1। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर कीजिए और नीचे दिए गए कूट को से सही उत्तर को चुनिए। यानी सूची 1 के अंतर्गत कांग्रेस के अध्यक्षों की चर्चा की गई है, जबकि सूची 2 के अंतर्गत कहां पर कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था इसके बारे में चर्चा की गई है। आइए जरा हम लोग देखते हैं कि नीचे जो है कि इसके उत्तर आपको दिया हुआ है, वैसे मैं इसको आपको मिला दूंगा और नीचे हम लोग देखेंगे जो सही उत्तर होगा उस कूट का हम लोग चयन कर लेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि अबू कलाम आजाद की चर्चा कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि 1940 से लेकर के 46 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, यानी ए का 4 सही है। फिर कह रहा है सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू जो आपकी कांग्रेस की अध्यक्ष थी, वो 1925 में कानपुर के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। और तीसरा दे रहा है कि मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू आपके अमृतसर के अंतर्गत जब 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो इसके अध्यक्ष थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1934 के अंतर्गत जब मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तब उस समय उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। प्यारे शिष्यों, जरा देखते हैं कि ए का 4 और बी का 3 और सी का 1। जरा यहां पर हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ए का 4 एक ही में मिलाने पर हमारा काम हो जा रहा है और इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार से यह जो प्रश्न है वो आपके पीसीएस के अंतर्गत पूछा गया है। आइए जरा हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 दिया है, एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही है किसके साथ? सविनय अवज्ञा आंदोलन के से। दूसरा आपका बी ऑप्शन दिया है गृह शासन आंदोलन से। सी दिया है खिलाफत आंदोलन से और डी दिया है असहयोग आंदोलन से। मैंने आपको बताया था कि जो एनी बेसेंट हैं, एनी बेसेंट ने जो आपका गृह शासन है उससे वो संबंधित थी। और हम लोग देखते हैं कि एनी बेसेंट और तिलक ने दोनों ने अपने अपने जो है कि एक गृह शासन संस्था की स्थापना 1916 के अंतर्गत, मैंने आपको बताया था 1916 के अंतर्गत किया था। और होम रूल की चर्चा के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया था। इसका मतलब यह है कि एनी बेसेंट और तिलक दोनों ने, मैंने आपको क्या बताया कि एनी बेसेंट और तिलक साहब दोनों ने, एनी बेसेंट और तिलक दोनों ने होम रूल आंदोलन की स्थापना की थी, जहां तिलक साहब ने होम रूल आंदोलन की स्थापना 1916 के अंतर्गत, अप्रैल 1916 के अंतर्गत उन्होंने किया था, अप्रैल 1916 में। उसी प्रकार से इन्होंने सितंबर 1916 में इसकी स्थापना किया था। और इस प्रकार से अगर इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखें तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन बी
प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हमारा यहाँ पर दिखाई देता है। प्यारे शिष्यों, जरा आइए हम लोग और चर्चा करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। और इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 आज आपका देखते हैं। थर्ड आपका क्या है, पूना समझौते का उद्देश्य क्या था। जिस समय मैं आपको पढ़ा रहा था गांधी जी के बारे में, उस समय मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करते हुए और हिंदू और जो निम्न जातियां थी या SC ST थे उनके बीच में उन्होंने एक दरार उत्पन्न करने की कोशिश की थी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन्होंने हिंदू वर्ग से इनको अलग करने की कोशिश की, यानी ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षा करने की कोशिश की थी। और इसी संदर्भ में मैंने आपको व्यापक चर्चा आपसे किया था और मैंने आपसे बताया था कि इस आंदोलन के अंतर्गत किस प्रकार से ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने हिंदुओं की एकता को तोड़ करके ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा करने की कोशिश की थी और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की थी। और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने विशेष प्रकार की छूट SC और ST को प्रदान करने की कोशिश की थी। तो प्यारे शिष्यों, मैंने आपको बताया था कि इस समझौते के अंतर्गत मैंने बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी दोनों ने मैकडोनाल्ड के जो इस प्रकार का प्रस्ताव था उसका उन्होंने विरोध किया था। और उस विरोध के अंतर्गत रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय नेताओं को एक करने के लिए मदन मोहन मालवीय से इस बात का प्रस्ताव किया था कि आप लोग जाकर के गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता करवाइए। और मैंने आपको बताया था कि 24 सितंबर 1932 ईस्वी को आपका पूरा समझौता हुआ था। और चूंकि सवाल आपका पूछा था कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो दलितों, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात है उसका तो थी, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। यानी दलित, इसका जो सही उत्तर आपका होगा वो आपका दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए जो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने 71 सीटें इसमें प्रदान की थी, 71 सीट, इसको बढ़ा करके 147 सीटों के अंतर्गत 48 सीटों के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया था। और इस प्रकार से मैंने चर्चा आपको किया था कि इस पूरे समझौता का मुख्य उद्देश्य जो आपके दलित वर्ग था उनका किस प्रकार से प्रतिनिधित्व बढ़े, इसके बारे में चर्चा की गई थी। तो प्यारे शिष्यों, इसको मैंने विस्तार से आपको पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो मैकडोनाल्ड ने जो भारत की जो हिंदू एकता थी उसको तोड़ करके उनको अलग करने की कोशिश की, लेकिन इसके अंतर्गत इनके सीटों का जो बंटवारा है या सीटों का जो प्रतिनिधित्व है उसको बढ़ाया गया था। तो प्यारे शिष्यों, जरा आइए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जो प्रश्न हमारा है वो क्या है। अब इसका मतलब है कि अगला जो प्रश्न हमारा है अब आगे हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का जो चौथा प्रश्न आपका है वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। अगर इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो जब हम लोग किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि 1936 के अंतर्गत लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। और उस समय मैंने आपको बताया था कि जो आपकी क्या थी, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस थी, वो अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में परिवर्तित हुई। और इस प्रकार से इसका जो पहला अधिवेशन है वो आपका लखनऊ के अंतर्गत संपन्न हुआ था। और आप देख रहे हैं कि यह कई बार सवाल आपसे पूछा जा चुका है। तो प्यारे शिष्यों, आइए हम और आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की चर्चा मैं आपसे करता हूं। आज का पांचवा जो प्रश्न आपका है उसमें यह पूछा गया है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसे भारत
विभाजन हेतु बनाया गया था। बी है, इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं था। ऑप्शन सी है, इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। ऑप्शन डी है, जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे। मैंने आपको साइमन कमीशन के बारे में व्यापक रूप से चर्चा किया था और बताया था कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री बाल्डविन ने, चूंकि लेबर पार्टी के चुनाव जीतने की प्रबल संभावनाएं बढ़ गई थी, यही कारण है कि चूंकि लेबर पार्टी का जो उनका सुझाव था या उनका भारतीयों के प्रति जो दृष्टिकोण था वो नरम था, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी का जो दृष्टिकोण था वो भारतीयों के तरफ कठोर था। तो उनको इस बात का भय सता रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि हम लोग जो है कि अगर हम चुनाव हार जाएंगे तो हारने में जो आपकी सरकार है यानी लेबर पार्टी की सरकार जब आएगी तो भारतीयों को बहुत अधिक छूट दे देगी। यही कारण है कि भारतीयों को छूट से रोकने के लिए उन्होंने साइमन कमीशन की स्थापना की। चूंकि इसके अंतर्गत कोई भारतीय शामिल नहीं थे, तो कांग्रेस का सुझाव यह था कि भारतीयों की समस्या के समाधान के लिए भारतीय ही उत्तरदायी होंगे, अन्य लोग इसके प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकते हैं, उनके दर्द को ये लोग समझ नहीं सकते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस ने इसका जोरदार विरोध करना शुरू किया और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ अन्य पार्टियों ने भी इसका विरोध किया था और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस ने विरोध किया था। आइए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। पहली बात दिया है ऑप्शन ए सेवाग्राम से, ऑप्शन बी डांडी से, ऑप्शन सी साबरमती से, ऑप्शन डी वर्धा से। प्यारे शिष्यों, इसके बारे में मैंने आपसे व्यापक चर्चा किया था और मैंने आपको बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने नमक कर को समाप्त करने के लिए उन्होंने 12 मार्च 1930 ईस्वी को 12 मार्च 1930 ईस्वी को इन्होंने साबरमती आश्रम से अपना जो है कि जो आंदोलन है उसको शुरू किया था। और मैंने आपको उस समय बताया था कि 5 अप्रैल को वहां पर पहुंचे थे, लेकिन 6 अप्रैल को तड़के 6 अप्रैल को सुबह उन्होंने 2 तोला नमक कानून को बना करके 2 तोले नमक को बना करके उस कानून का उल्लंघन किया था। और उनका यह मानना था कि पानी के बाद नमक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है और इसके ऊपर कर लगाना ठीक नहीं है। और इस प्रकार से सरकार के जो आज्ञा थे, जो नियम थे, उनका उल्लंघन किया था। और इस प्रकार से देखते हैं कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप देखेंगे कि प्रारंभ करने की बात कर रहा है तो साबरमती आश्रम से इन्होंने प्रारंभ किया। और मैंने बताया कि 6 अप्रैल को पहुंच करके डांडी उन्होंने 2 तोला नमक को बना करके और इस प्रकार से सरकारी जो कानून है उसका उन्होंने उल्लंघन किया था। प्यारे शिष्यों, जरा आइए हम लोग देखते हैं अब अगले सवाल की ओर और देखने की कोशिश करते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो आज का अगला प्रश्न नंबर 7 है, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था। पहली बात ऑप्शन ए दिया है इमर्सन गांधी समझौता, ऑप्शन बी दिया है हेलो गांधी समझौता, ऑप्शन सी दिया है इरविन गांधी समझौता, ऑप्शन डी दिया है गांधी साइमन समझौता। प्यारे शिष्यों, जब मैं आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा रहा था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जिस प्रकार से आंदोलन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। और इसी समय हम देखते हैं कि लंदन में भारतीय समस्या के समाधान के लिए एक क्या किया गया था, सम्मेलन बुलाया गया था जिसको हम गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। यानी भारतीय समस्या के समाधान के लिए गोलमेज सम्मेलन को बुलाया गया था। लेकिन इस गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत
पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें किसी प्रकार का परिणाम निकल करके नहीं आया। इसका प्रमुख कारण ये था कि भारत की जो सबसे प्रमुख पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, उस पार्टी ने इस के अंतर्गत पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, क्योंकि वह भारत में नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही थी। और इस प्रकार से प्यारे शिष्यों हम देखते हैं कि गांधी और इरविन, चूंकि प्रधानमंत्री का लॉर्ड इरविन के ऊपर निरंतर दबाव था कि आप किसी भी प्रकार से गांधी जी और कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल करिए। और उस समय मैंने आपको बताया था कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ था, जिसको हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। और उस समय पढ़ाते समय मैंने गांधी और इरविन पैक्ट के बीच में किन किन धाराओं पे चर्चा हुई थी, इसकी भी चर्चा मैंने आपसे उस समय तक किया था। और मैंने आपको बताया था कि कई ऐसे प्रस्ताव थे जिसको गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने रखा था और उससे कहा था कि इन मुद्दों पर हमको चर्चा करनी है। और इसके बाद इस गांधी इरविन पैक्ट के बीच में क्या हुआ था, एक समझौता हुआ जिसमें इरविन ने भी अपने तरफ से कई बातों को रखा था कि इस चीज की मांग या डिमांड गांधी जी नहीं करेंगे। और इस प्रकार से 5 मार्च 1931 ईस्वी को यह समझौता संपन्न हुआ। और मैंने आपको बताया कि इस समझौते में गांधी जी के भी ऊपर आरोप लगाए गए थे कि चूंकि उस समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो जिनकी फांसी हुई थी, अगर गांधी जी अपने इस समझौते के अंतर्गत इस मांग को उठाते तो संभवतः उनकी जान को हम बचा सकते थे। लेकिन प्यारे शिष्यों, ये बहुत बड़ा एक विवादित मुद्दा रहा है। और इस प्रकार से देखते हैं कि 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता संपन्न हुआ था। आइए प्यारे शिष्यों, अब जरा देखते हैं हम लोग हैं कि आज का अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो अगले प्रश्न के अंतर्गत अगर चर्चा आपसे की जाए तो देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है और किस प्रकार की चीजें, किस प्रकार का प्रश्न अगला हमारा दिखाई देता है। आज का प्रश्न नंबर 8 है, 8वां है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्यारे शिष्यों, हम लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की व्यापक रूप से चर्चा कर चुके हैं। मैंने आपको उसमें बताया था कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ था तो इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत गांधी जी को कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने देखा कि गांधी जी अपने साथ कई अन्य लोगों को लेकर के साथ गए थे। और मैंने आपको बताया कि SS राजपुताना से उन्होंने लंदन की ओर रवाना हुए थे। और मैंने उस समय आपको बताया था कि गांधी जी अरब सागर से होते हुए, अदन की खाड़ी के रास्ते होते हुए वो भूमध्य सागर में प्रवेश करते हैं और जगह जगह गांधी जी का सम्मान किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने तरफ से गांधी जी को प्रतिनिधि के रूप में चुनाव किया था। और मैंने आपको उस समय यह भी बताया था कि जब कराची के अंतर्गत 1931 में कांग्रेस का शिखर सम्मेलन हो रहा था और जब गांधी जी वहां गए थे तो उसी के अंतर्गत उनको स्वीकृति प्रदान की गई थी कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। और गांधी जी ने कई नेताओं को अपने साथ लेकर के गए थे। आइए जरा देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नेता थे जिनको गांधी जी ने अपने साथ लेकर के गया था। इसका मतलब ले गए थे। और गांधी जी पहले से सोचो कि इसमें देखिए हमको कूट दिया है, तो कूट के अंतर्गत जरा हम लोग देखते हैं कि पहली बात तो है कि गांधी जी उनके साथ गए थे। दूसरी बात, महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व थी वो सरोजिनी नायडू ने किया था। और तीसरी बात, मदन मोहन मालवीय ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। मौलाना आजाद इसके अंतर्गत शामिल नहीं थे। तो इसका मतलब है कि इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा वो 1, 2 और 3 के अंतर्गत शामिल होगा। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कि इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है जो इस प्रकार का ऑप्शन दिया है।
तो आइए जरा हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि इसमें देखिए 1, 2, 3 की चर्चा हमको मिल गई है। इसका मतलब ये है कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही माना जाएगा। आइए जरा हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का अगला प्रश्न हमको क्या कहता है। तो आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और आज का जो अगला प्रश्न है हमारा वो है 9th। उसमें यह कहा गया है कि 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। प्यारे शिष्यों, मैंने आपको बताया कि जब पूना पैक्ट की स्थापना हुई थी तो पूना पैक्ट के बाद मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने जो उस समय के दलित वर्ग था उनके नौकरियों के साथ साथ उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए, इस बात का व्यापक रूप से वर्णन उन्होंने किया था और उसके अंतर्गत मैंने आपको व्यापक रूप से इसके बारे में बताया था। और यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें एक एक बातों का विस्तार से चर्चा मैं कर चुका हूं। तो आइए जरा देखते हैं कि इसमें जो 1932 के पूना पैक्ट के बाद जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, इस हरिजन सेवक संघ के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि 1932 में गांधी जी इसमें शामिल थे, गांधी जी। इसके बाद देखते हैं कि इसके अंतर्गत आपके बिड़ला साहब शामिल थे, बिड़ला साहब, घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला साहब थे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जीवी ठक्कर साहब भी थे, जीवी ठक्कर साहब भी इसमें शामिल थे। तो प्यारे शिष्यों, 3 लोगों की बात की गई है, लेकिन सवाल हमसे पूछ रहा है 1932 में पूना पैक्ट के हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। अब हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो मुख्यतः जो इसमें आपको जो 3 नेताओं की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, उसमें 3 नेताओं में से कोई एक नेता को आपको चुनाव करना है और आपका जो उत्तर मिल रहा है वो घनश्याम दास बिड़ला के रूप में आपको मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 1932 के अंतर्गत जो हरिजन सेवक संघ बना था, उस हरिजन सेवक संघ के अंतर्गत जो अध्यक्षता थी उसकी घनश्याम दास बिड़ला ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो प्यारे शिष्यों, हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी सवाल हम लोगों ने पढ़ा है सारे के सारे चीजें इसके अंतर्गत समाहित हैं और यही कारण है कि बार बार आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग प्रत्येक प्रश्नों को गंभीरता से देखें और उसको पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप उसका सही से अवलोकन करते हैं तो अधिकांश प्रश्नों का उत्तर आप सॉल्व करने में सफल रहेंगे। तो प्यारे शिष्यों, जरा आइए और आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो प्यारे शिष्यों, जरा आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। आज का प्रश्न नंबर 10 है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मैंने आपको जब मुस्लिम लीग के बारे में यानी मुस्लिम लीग की डिटेल मैंने चर्चा एक दिन की थी और मैंने आपको उस समय 1905 जिस समय लॉर्ड कर्जन आया था उस समय से लेकर के और 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग के स्थापना दिवस से लेकर के मैंने आपको इसकी विस्तार से चर्चा किया था और मैंने मुस्लिम लीग के एक एक बिंदुओं की चर्चा किया था। मैंने आपको बताया था कि जो मुस्लिम लीग थी उसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी और इसके बाद मैंने आपको बताया कि जिन्ना ने इस मुस्लिम लीग के अंतर्गत शामिल होकर के उसको अत्यधिक शक्तिशाली बनाने की कोशिश किए और किस प्रकार से मुस्लिम लीग एक मुस्लिम राष्ट्र के स्थापना को लेकर के अपने आंदोलन को आगे लेकर के चलती है और आगे चल कर के हम लोग देखते हैं कि इस देश का विभाजन होता है और इसके बाद मैंने उसकी डिटेल चर्चा की है। तो अगर आप मुस्लिम लीग जिस चैप्टर के अंतर्गत मैं पढ़ाया हूँ उसको अगर आप विस्तार से देखेंगे तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको वहाँ से मिल जाएगा।
तो प्यारे शिष्यों, जरा आइए हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया था। मैंने पहला ऑप्शन दिया है 1939, दूसरा दिया है 1942, तीसरा दिया है 1946 और चौथा दिया है डी आपका 1947। तो प्यारे शिष्यों, मैंने आपको बताया था कि जिस समय 1937 के अंतर्गत कांग्रेस ने कई प्रांतों के अंतर्गत अपनी सरकार बनाई थी, तो सरकार बनाने के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने देखा था कि मुस्लिम लीग उस समय बहुत अच्छा अपना परिणाम नहीं दे पाई थी। यही कारण है कि कई स्टेटों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि 5 प्रांतों के अंतर्गत इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और इसके बाद कई अन्य राज्यों के अंतर्गत मिली-जुली सरकारों को उन्होंने स्थापना किया था। तो चूंकि इस समय मुस्लिम लीग चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस या बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाई थी, इसलिए मुस्लिम लीग खिन्न थी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस ने इस्तीफा दिया, तो हम लोग देखे थे कि 22 दिसंबर 1939 को क्या किया, 39 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। और इस प्रकार से देखते हैं कि आपका जो सही उत्तर होगा वो आपका 1939 होगा। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने 1939 के अंतर्गत मुक्ति दिवस मनाया था। आइए प्यारे शिष्यों, अब और आगे बढ़ते हैं और देखने की ये कोशिश करते हैं कि हमारा आज का अगला प्रश्न किस प्रकार का है और किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं। आज का जो अगला सवाल आपका है, आज का 11th जो क्वेश्चन है वो आपको बता रहा है सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था। इसका ऑप्शन ए दे रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी दे रहे हैं पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन सी दे रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी दे रहे हैं सरदार पटेल। अब प्यारे शिष्यों, यह कई बार सवाल आपसे पूछा गया है। मैं उस समय आपको मॉडर्न इंडिया जब पढ़ा रहा था और कांग्रेस को बता रहा था, तो उस समय मैंने इसकी व्यापक रूप से चर्चा किया था और आपको बताया था कि 1938 के अंतर्गत 38 में हम लोगों ने देखा था कि वह कांग्रेस के अध्यक्ष हरिपुरा के अंतर्गत बने थे। लेकिन पुनः सुभाष चंद्र बोस 1939 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का उन्होंने इच्छा प्रकट की। लेकिन चूंकि गांधी जी के विचार से यह बिल्कुल अलग मत रखते थे और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 1939 में जब उन्होंने पुनः कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की बात को गांधी जी से कहा, तो गांधी जी उनके इस बात से सहमत नहीं हुए और उन्होंने कहा कि चुनाव जो होगा वो आपका क्या होगा, चुनाव जो अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा उसमें वोटिंग के आधार पर किया जाएगा। और हम लोग देखते हैं इस वोटिंग के अंतर्गत 2 लोग चुनाव लड़े थे। एक तो सुभाष चंद्र बोस लड़े थे, लेकिन गांधी जी ने अपने तरफ से पट्टाभी सीतारमैया को भी तैयार कर दिया। और इस प्रकार से देखते हैं इस आंदोलन के अंतर्गत जब चुनाव हुआ तो हम लोग देखते हैं कि उसमें सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष चुने गए। और सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष चुने जाने के बाद चूंकि कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत जो है कि गांधीवादियों का बहुमत था और इस प्रकार से सुभाष जी को काम करने से रोका जा रहा था। और यही कारण है कि उन्होंने खिन्न होकर के 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद अपना इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि उनके इस्तीफा देने के बाद जो गांधी जी जो थे वो गांधी जी क्या कर रहे थे, गांधी जी ने बाद में राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया। तो इसका मतलब यह है कि सुभाष चंद्र बोस के 1939 में कांग्रेस के पद से इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो प्यारे शिष्यों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर माना जाएगा। और इस प्रकार से आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा किस प्रकार का प्रश्न है और किस प्रकार की बातें या किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं।
तो आइए आज का 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना ने, सर सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन सी सर मोहम्मद इकबाल ने, ऑप्शन डी लियाकत अली खान ने। प्यारे शिष्यों, मैंने आपको कई बार कहा है कि जो मैंने आपको मुस्लिम लीग पढ़ाया है उस मुस्लिम लीग के वीडियो को अगर देखेंगे तो जो आपको यहाँ से प्रश्न दिए गए हैं, आपको 2 सवाल अब तक मिलेंगे। मैंने आपको कहा कि 1905 से लेकर के और देश के विभाजन तक और जिन्ना के किस प्रकार की भूमिका इसमें थी उसके बारे में व्यापक चर्चा मैंने आपसे किया है, यानी एक एक बातों की चर्चा मैंने आपसे किया है। लेकिन प्रश्न हमसे क्या कर रहा है? मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। इसका मतलब जो प्रश्न का भाव है वो पहली बार से आपको पूछ रहा है। जब मैंने आपको बताया था कि 1930 के अंतर्गत, कब 1930 में जब इलाहाबाद के अंतर्गत मुस्लिम लीग की बैठक हुई थी, तो इस मुस्लिम लीग की बैठक के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि इसकी जो अध्यक्षता है वो आपके मोहम्मद इकबाल कर रहे थे। और मैंने आपको उसमें बताया था कि मोहम्मद इकबाल ने पहली बार क्या किया था? मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र की संकल्पना का विचार दिया था। और इस प्रकार से अगर इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इसका सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी 1930 के इलाहाबाद मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की संकल्पना को जन्म दिया था। और इस प्रकार से जो इसका उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। तो प्यारे शिष्यों, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसका जो सही उत्तर था वो ऑप्शन सी था। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आज का प्रश्न नंबर 13 कहते हैं, क्या है प्रश्न है? महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? इस बात की अब उसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी विनोबा भावे। प्यारे शिष्यों, जब मैं आपको द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह की आपसे चर्चा कर रहा था तो उस समय मैंने आपको इसके बारे में व्यापक रूप से चर्चा किया था। और मैंने आपको बताया था कि 1940 के अंतर्गत पहली बार गांधी जी ने द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। और इस आंदोलन के अंतर्गत मैंने आपको एक ट्रिक भी उस समय बताया था और आपको बताया था बीजेपी का मतलब क्या था? बी फॉर विनोबा भावे और जे फॉर जवाहरलाल नेहरू और पी फॉर पटेल की चर्चा मैंने आपसे किया था। और बाद में हम लोगों ने देखा था कि इसके बारे में व्यापक चर्चा 17 अक्टूबर 1940 को मैंने आपको व्यापक रूप से चर्चा किया था। और मैंने कहा था कि 4 दिन के बाद ब्रिटिश सरकार ने विनोबा भावे को गिरफ्तार कर लिया। और विनोबा भावे के गिरफ्तार करने के बाद फिर बाद में इस आंदोलन का जो नेतृत्व है आपके जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लेकिन इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिर मैंने आपको बताया था कि पटेल साहब ने किया था और इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और इस प्रकार से एक एक लीडर को गिरफ्तार कर लेने के बाद में गांधी जी ने इस द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को वापस ले लिया। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अगर इस प्रश्न के उत्तर को हम लोग देखें तो आपका इसका सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, विनोबा भावे। इस ट्रिक के आधार पर मैंने आपको बताया था। तो प्यारे शिष्यों, आइए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो हमसे क्या कहता है। और आज का प्रश्न 14 कहता है, निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? ऑप्शन ए जेम्स रमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी स्टैनली बाल्डविन, ऑप्शन सी नेविल चेम्बरलिन, ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। प्यारे शिष्यों, जब मैं आपको
क्रिप्स मिशन की चर्चा कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि 22 मार्च 1942 ईस्वी को सर इरफान क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन आया था, जिसको हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। प्यारे शिष्यों, मैं आपको इसी समय बताया था कि इसी समय विंस्टन चर्चिल ने, इसी समय हम लोग देखे थे विंस्टन चर्चिल ने चैम्बरलिन को एक चुनाव में हराया, और चैम्बरलिन के हार जाने के बाद विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने आपको बताया था कि भारत की समस्या के समाधान के लिए क्या किए थे, उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा था। लेकिन उस समय मैंने आपको चर्चा उस समय यह भी किया था कि इनका मुख्य उद्देश्य यह नहीं था कि किसी प्रकार से भारत की समस्या का समाधान किया जाए, बल्कि इसके साथ साथ उनका मुख्य जो उद्देश्य था वो भारतीयों की समस्या का समाधान करना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, इनका मुख्य उद्देश्य यह था। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 22 मार्च 1942 को जो इल्फार्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत आया था, और इस मिशन के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि विंस्टन चर्चिल ने इसको भारत भेजा था। और इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर होगा वो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी सही होगा। तो प्यारे शिष्यों, इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जो अधिकांश सवाल हमारे हैं, ये सारे सवाल पढ़ाए हुए चीज़ों से, पढ़ाए हुए से आ रहे हैं। और इस प्रकार से इसकी चर्चा हम लोग न केवल व्यापक रूप से पढ़ चुके हैं, बल्कि इस प्रश्न के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न कई बार आपसे पूछे जाते हैं। तो प्यारे शिष्यों, आइए आज का हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आज का प्रश्न नंबर 15 देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं। ऑप्शन ए बिहार, पॉइंट 1 बिहार, पॉइंट 2 बंगाल, पॉइंट 3 गुजरात, पॉइंट 4 संयुक्त प्रांत। जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1942 के अंतर्गत क्विक इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू किया गया था, तो उसके बारे में मैंने आपसे व्यापक रूप से चर्चा किया था। और उसमें मैंने आपको बताया था कि यह भारत के सभी राष्ट्रीय आंदोलनों में एक विशिष्ट प्रकार का आंदोलन था, यानी उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक इसको प्रसारित करने की कोशिश की गई थी। लेकिन प्यारे शिष्यों, कुछ क्षेत्रों में यह आंदोलन कमजोर था, लेकिन कुछ क्षेत्रों में यह आंदोलन प्रखर था। लेकिन अगर कुल रूप से देखा जाए, संपूर्ण रूप से देखा जाए, तो इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की जो औपनिवेशिक नीति थी उसकी नींवों को हिला करके रख दिया था। और इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट हो गया कि अब भारतवर्ष में बहुत दिन तक ब्रिटिश साम्राज्य नहीं रह सकता है। और यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार ने एक निर्णय पर पहुंचा कि अब हमें भारतवर्ष में हमारे साम्राज्य बहुत दिन तक नहीं रह सकते हैं। तो चूंकि सवाल आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक थे, तो अगर हम इस आंदोलन के विस्तार और इसकी तीव्रता को ध्यान में रखें, तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत बिहार और संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यह आंदोलन बहुत प्रखर था। और इस क्षेत्रों के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो समाजवादी लीडर थे या समाजवादी छात्र संघ थे, इन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया था। और इस प्रकार से देखते हैं कि व्यापक पैमाने पर इन क्षेत्रों में न केवल रेलवे ट्रैक उखाड़े गए, बल्कि इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो उस समय टेलीफोन की लाइनें हैं उसको भी नष्ट किया गया। और इस प्रकार से देखते हैं कि जगह जगह जब गांधी जी और कांग्रेस के प्रमुख लीडर गिरफ्तार हो गए थे, तो जगह जगह दंगे भी भड़के थे। और मैंने आपको बताया था कि उस समय ब्रिटिश सरकार ने कई जगह गोलियां चलाई थी और कई लोगों की इसके हत्या इसमें की गई थी। इस प्रकार से अगर इसका उत्तर देखा जाए तो 1 और 4, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा कि इन दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत यह जो आंदोलन था वो बहुत ही प्रखर था और बहुत ही तीव्र था। तो प्यारे शिष्यों, आइए हम और आगे चलते हैं और अब देखने की कोशिश करते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है।
अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। आइए आज का प्रश्न नंबर 16 हम देखते हैं। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी। तो प्यारे शिष्यों, अगर आज के इस प्रश्न की चर्चा मैं करूं तो मैं आपको बता दूं कि जिस समय मैं आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा कर रहा था, उस समय मैंने आपको INA के बारे में आपको व्यापक रूप से चर्चा किया था और यही INA आगे चल करके आज़ाद हिंद फौज के रूप में स्थापित होती है। मैंने उस समय आपको बताया था कि सिख साधु ज्ञानी प्रीतम सिंह के कहने पर, जो कि कैप्टन मोहन सिंह, जो अंग्रेजों की तरफ से भारतीयों का एक सिपाही थे, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन चूंकि जापान की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो जापान की शक्ति बहुत अधिक तेजी से बढ़ने के कारण मैंने आपको बताया था कि उस समय एक लीडर थे जिनका नाम था फ्यूजी आरा। यह जापान का एक प्रमुख सेना नायक था और उन्होंने ज्ञानी प्रीतम सिंह से कहा था कि अगर भारतीय सैनिक जो जापान के द्वारा पराजित किए गए हैं और बंदी बनाए गए हैं, अगर ये लोग मिल करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसी आंदोलन को शुरू करते हैं तो हम उनको मुक्त कर देंगे और उनकी मदद भी करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं कि 1 सितंबर 1942 ईस्वी को क्या होता है कि INA की स्थापना की जाती है कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। और इस प्रकार से देखते हैं कि कैप्टन मोहन सिंह इसका नेतृत्व करते हैं। लेकिन जब सुभाष जी देश को छोड़ करके चले जाते हैं जर्मनी, और जर्मनी के रास्ते होते हुए उन्होंने क्या किया था, पहुंचे थे सिंगापुर। तो 25 अगस्त 1943 को, तो हमसे सवाल क्या है, सवाल हमसे इतना पूछ रहे हैं कि INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी। तो आपको क्या है, सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, चंद्रशेखर और भगत सिंह। तो प्यारे शिष्यों, मैंने आपको क्या बताया कि कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उत्पत्ति थी। जिस प्रकार से सवाल आपसे पूछ रहा है, तो कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम कमांडर थे। और जब 25 अगस्त 1943 ईस्वी को जब इसकी कमान उन्होंने सुभाष जी को सौंपी थी, तो सुभाष जी ने इसका नाम बदल करके क्या रखा था, आज़ाद हिंद फौज इसका नाम रखा था। तो चूंकि हमको IN से सवाल पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार से प्यारे शिष्यों, आज के प्रश्न नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा मोहन सिंह। अब आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो प्यारे शिष्यों, हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, सारे जो प्रश्न हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और फिर से इसको रिपीट होने की संभावनाएं बहुत प्रबल है। तो आइए जरा आज का प्रश्न नंबर 17 देखते हैं कि क्या कहता है। क्या कह रहा है प्रश्न आज, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। प्यारे शिष्यों, इस बात की चर्चा मैंने आपसे व्यापक रूप से किया था और मैंने आपको बताया था कि जब अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए तो जापान की कमर टूट गई थी और जापान की कमर टूटने के परिणाम स्वरूप उसने जो है कि आत्मसमर्पण कर दिया और इससे जो आज़ाद हिंद फौज की शक्ति थी उसके ऊपर बहुत नकारात्मक असर पड़ा था। और मैंने आपको बताया कि इसके बाद सुभाष जी जो है कि एक हवाई जहाज के माध्यम से कहीं निकले और मैंने आपको उस बताया था कि ताइवान के ताइओकू हवाई अड्डे पर बताया जाता है कि उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। लेकिन उस समय मैंने कई कमेटियों की चर्चा की थी और उस कमेटियों के अंतर्गत आप लोगों ने देखा था कि किसी कमेटी ने सही उत्तर हमको नहीं मिल पाया था। और मैंने आपको बताया था उस समय कि उन कमेटियों की जो रिकमेंडेशन आई थी, इसके बाद अनेक लीडर गिरफ्तार किए गए और उन लीडर्स को गिरफ्तार करके उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। और उस मुकदमे के अंतर्गत मैंने आपको उस समय बताया था कि उस समय आपके एक वकीलों को बचाने के लिए एक आपकी पैनल बनाई गई थी और उस समय मैंने आपको बताया था कि इस पैनल के अंतर्गत कई वकील शामिल थे
और इन वकीलों की चर्चा करते समय तभी आपसे मैंने कहा था कि इन वकीलों से कई बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इस वकील के अंतर्गत कौन कौन लोग शामिल थे, मैंने आपको उस वक्त बताया था कि सप्रू साहब शामिल थे, सप्रू साहब शामिल थे, तेग बहादुर सप्रू, और इसके बाद काटजू साहब शामिल थे, काटजू, और मैंने आपको कहा कि नेहरू जी शामिल थे, नेहरू जी, और इसके बाद मैंने कहा था अरोड़ा आसफ अली शामिल थे, अरोड़ा आसफ अली शामिल थे। अब प्यारे शिष्यों जरा आइए हम लोग देखते हैं कि किस किस की चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो आइए पढ़ेगा CR दास, कोई नहीं इसमें मिल रहा है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसमें है, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना का नाम नहीं है, सर तेग बहादुर सप्रू, सप्रू आपको मिल गए। इसका मतलब ये है कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो प्यारे शिष्यों, इस प्रकार से जिस समय मैंने आपको इस पैनल की चर्चा किया था उस समय विस्तार से इसके बारे में चर्चा आपसे किया था। तो आप लोग जो पढ़ाई गई वीडियो आज तक है उसको अच्छे से देखें ताकि सभी प्रश्नों का उत्तर विश्लेषण के साथ आप लोग कर पाए, तभी आपका कल्याण सिविल में होगा, अन्यथा आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए प्यारे शिष्यों, आज का हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि यह हमसे क्या पूछ रहे हैं और इसमें किस प्रकार के प्रश्न हमसे किए जा रहे हैं। तो आज का प्रश्न नंबर 18 देखते हैं प्यारे शिष्यों, क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी जॉर्ज यूले, ऑप्शन सी अल्फ्रेड वेब, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। अगर प्यारे शिष्यों इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखें तो मैंने आपको जब कांग्रेस अधिवेशन की चर्चा मैं आपसे कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि 1888 के अंतर्गत आपका जो अधिवेशन हुआ था उसकी चर्चा मैंने आपको की थी और उसमें बताया था कि इसकी जो अध्यक्षता है एक ब्रिटिश अधिकारी जॉर्ज यूल ने किया था। इसका मतलब ये है कि इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वो कहाँ होगा, उसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। और मैंने आपको जॉर्ज यूल की चर्चा आपसे व्यापक रूप से किया था और मैंने उसमें आपको यह भी बताया था कि किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने इस कांग्रेस के अधिवेशन को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि उस समय दरभंगा के राजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने एक लाउदर रोड को खरीद करके दे दिया था और कांग्रेस ने अपना वह अधिवेशन उसके अंतर्गत संपन्न किया था। यानी जो ब्रिटिश सरकार जो पहले कांग्रेस की स्थापना में अपनी भूमिका निभा रही थी, अब धीरे धीरे उसके राष्ट्रवाद से वो घबराने लगी थी और उसको ऐसा लगने लगा था कि इसका राष्ट्रवाद ब्रिटिश सरकार के या ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य को उसके साम्राज्य को नष्ट कर देगा। और यही कारण है कि उसके राष्ट्रवाद से घबरा करके इन लोगों ने इस प्रकार के कुकर्म करना शुरू किया जिससे कि राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो और ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपनी स्थिति को मजबूत कर पाए। तो प्यारे शिष्यों, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं आज का अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है। और आज का 19 सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका था। आइए जरा इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। प्यारे शिष्यों, मैंने आपको कई बार चर्चा करते हुए बताया था कि जो गरम दल के लीडर थे और इस गरम दल के लीडर में हम लाल बाल पाल की चर्चा व्यापक रूप से करते हैं। लाल बाल पाल की चर्चा हम लोग व्यापक रूप से करते हैं। लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय और बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब होता है बीपी चंद्र पाल। तो इस प्रकार से देखते हैं कि यह गरम दल के सबसे प्रमुख नेताओं में से थे और इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि हमको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका था। प्यारे शिष्यों, मैंने आपको जिस समय आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय मैंने आपको बताया था कि लाला जी को जब अमेरिका गए थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करने के बाद जब वो भारतवर्ष आए थे
तो उस समय इनको कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन के अध्यक्षता इनको दी गई थी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि बाल गंगाधर तिलक कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुनते चुनते रह गए थे, और एक बार जब उनको चुनने का उनको मौका मिला 1918 ईस्वी में, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि वैलेंटाइन चिरोल ने अनरेस्ट इंडिया लिख करके इनको भारतीय अशांति के जनक के रूप में सरस्वती को इनको माना था। और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपने मुकदमे को लड़ने के लिए लंदन चले गए थे, और एक बार जो उनको सौभाग्य प्राप्त होने का मौका मिला था, वह भी सौभाग्य उनके हाथ से चला गया। और इस प्रकार से देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक इसके कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। और इस प्रकार से इसका अगर उत्तर हम लोग देखें तो इसका ऑप्शन डी सही माना जाएगा। और इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा। आइए प्यारे शिष्यों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि आज का अगला और अंतिम प्रश्न आपका क्या कहता है। तो आइए जरा देखते हैं इसको। आज का अंतिम सवाल कि हमसे क्या कह रहा है। आज का अंतिम सवाल कह रहा है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था। ऑप्शन ए बीजी तिलक ने, ऑप्शन बी एमजी रानाडे ने, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल ने, पल लिखा है, थोड़ा सा गलती हो गई है, ऑप्शन डी अरविंद घोष ने। तो प्यारे शिष्यों, मैं आपको जिस समय बाल गंगाधर तिलक की चर्चा कर रहा था उस समय मैंने आपको इसके बारे में व्यापक रूप से चर्चा किया था, यानी बाल गंगाधर तिलक की मैंने चर्चा व्यापक रूप से किया था। और मैंने आपको उसमें बताया था कि 1893 में उन्होंने गणपति महोत्सव मनाया था, जबकि 1895 में इन्होंने शिवाजी महोत्सव मनाया था। मैंने इसकी व्यापक चर्चा आपसे किया था, और मैंने आपको बताया कि यूपीएससी बार बार इस टर्म को क्या करती है कि पलट देती है। और इस प्रकार से आपको इतनी बात तो समझ में आती है कि गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव जो है कि बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलनों के अंतर्गत धर्म का सहारा लेकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। तो मैंने आपको बताया कि गणपति महोत्सव 1893 में, शिवाजी महोत्सव 1895 में मनाया गया था। और इस प्रकार से जब इस प्रश्न को अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि गणपति पर्व की श्री गणेश करने का काम बाल गंगाधर तिलक को आता है, तो बीजी तिलक का नाम ऑप्शन ए में सही है। तो प्यारे शिष्यों, आज का जितने भी प्रश्न हमारे थे, सारे प्रश्न की चर्चा हम लोग विस्तार से अपने कोर्स के अंतर्गत कर चुके हैं। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस प्रकार से जितने भी आपको क्लास दी गई है, सारे क्लासों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करें। इसके बाद आप लोग उस प्रश्न को लेकर के बैठिए या अपने सेट पेपर को लेकर के बैठिए और देखिए कि आप लोग कितने प्रश्नों का सही उत्तर विश्लेषण के साथ कर पा रहे हैं। अगर आप सिर्फ ऑप्शन को देख करके अगर सही कर पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी आपके इस तैयारी में कहीं न कहीं कमी है। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम विश्लेषण के साथ प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन होने की, आपके सफल होने की गुंजाइश बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो प्यारे शिष्यों, आज आप लोगों से मैं यहीं पर विदा लूँगा। और चूँकि मैंने आपसे बताया कि आपके कमेंट दिख नहीं रहे हैं, इसलिए कमेंट के न दिखने के अभाव में आपको किसी प्रकार के कमेंट को मैं ले नहीं पाया था। तो आप लोग निश्चित रूप से जब आप अगली बार जब प्रश्न लेकर के आऊँगा तो उस समय आपके चर्चा इस पे संदर्भ में मैं ज़रूर करूँगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।